ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बच्चों के बारे में, मेरे और रचित के बारे में। कुछ बताइए हमें कि हम लोग छोटे में कैसे थे, क्या नेचर बिहेवियर, छोटा मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक। बड़े होने तक पढ़ने में दोनों ही बच्चे मेरे बहुत अच्छे थे। मतलब कभी फोर्स नहीं करना पड़ा बहुत ज़्यादा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं था। तुम भी बहुत अच्छे थे, रचित भी बहुत अच्छा था, और जिस स्कूल में तुम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर ओवरऑल एक डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिविटीज़ वगैरह भी काफ़ी थी। और उसी स्कूल में हम पढ़ा भी रहे थे। जब तुम क्लास 5 में थे और रचित क्लास 1 में था, तब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। तो हमको ये भी अच्छा याद आ रहा है कि जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गई थी तुम लोग के स्कूल में, तो पहला क्लास जो मुझको मिला था वो तुम्हारा ही क्लास था, जिसमें ये बोला गया था कि आप इस क्लास में क्या सब्जेक्ट, हमने मैथ्स और साइंस हमारा सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इस क्लास में कोई एक टॉपिक आप चूज़ कर लीजिए और 10 मिनट के बाद आप उसको आकर के पढ़ाइएगा। तो मैंने टॉपिक एलसीएम का चूज़ किया था। और फिर तुम्हारी क्लास में जैसे ही हम एंटर करें तो बच्चे पहचानते तो थे ही कि ये रजत की मम्मी है। सब एक दूसरे को देखने लग गए और थोड़ा एक्साइटेड भी थे कि अरे, मतलब बोल नहीं रहे थे लेकिन हल्की सी खुसफुस थी कि रजत की मम्मी आई, रजत की मम्मी आई। तो खैर वो तो टॉपिक मैंने 10 मिनट में प्रिपेयर ही किया था, तो वो पढ़ाया और उन्होंने कहा ठीक है ओके, और हमको नेक्स्ट डे से ज्वाइन करने को बोल दिया। लेकिन पूरे टाइम स्कूल में हम ये कोशिश करते थे कि कहीं टीचर की वजह से बच्चा कोई बेनिफिट ना उठा ले। तुम तो खैर 2 ही 3 महीने बाद बड़ी बिल्डिंग में चले गए थे, तो तुमसे तो इतना इंटरेक्शन नहीं रहा मेरा। रचित उसके बाद भी क्लास 5 तक पढ़ा है, 1 to 5 4 साल। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि उसको कोई ऐसा बेनिफिट ना मिले कि ये वो कि टीचर का बेटा है तो उसको ऐसा कुछ बेनिफिट मिले। और दोनों ही बच्चे तुम लोग ऑलराउंडर थे एक तरह से, खेल में भी खूब अच्छे थे और एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते थे, तो सर्टिफिकेट्स के तो ढेर लग गए थे। जैसे उस स्कूल में हर सैटरडे एक नई एक्टिविटी होती थी, इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग, इलोक्यूशन है, रेसिटेशन है, और डिबेट है, सैंडविच मेकिंग, राखी मेकिंग, इस तरह की हर सैटरडे कोई ना कोई एक्टिविटी चलती थी। तो बाद में जब तक तुम थे तो उस समय कोई भी एक्टिविटी की हम लोग हर एक्टिविटी प्रिपेयर करा के भेजते थे। मतलब टाइम हम भी निकालते थे क्योंकि टीचिंग के बाद जो शाम का टाइम मिलता था, लेकिन सैटरडे की एक्टिविटी के लिए तैयार करा के भेजते थे। तो जैसे फ्लावर अरेंजमेंट था, बस इतना करते थे कि जो एक को सिखाया वही दूसरे को भी सिखा देते थे, तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो हमको याद है एक बार सैंडविच मेकिंग का कंपटीशन था, तो कुछ ब्रेड वेड से और वेफर से करके हम लोग ने हाउस बनाया और जेम्स से करके वो कुछ सड़क वड़क बनाई, इस तरह से करके सैंडविच मेकिंग का वही दोनों को सिखा दिया। एक को शायद सेकंड मिला था, एक को थर्ड प्राइज़ मिला था। तो बाद में जज जो थे वो कह रहे थे कि ये सेम हमने क्लास में और देखा है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट। तब दूसरी टीचर ने बताया क्या नहीं, वो दोनों ब्रदर्स हैं जो दोनों एक साइज सीख के आए। तो खेल में ये था कि हाँ, रचित को जरा फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। Sorry, I don't know that one. तो वो तो फुटबॉल के पीछे रहता था। तुम्हारा जो था क्रिकेट का था, और तुम्हारा अपना फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी अच्छा वो था, आपस में इंटरेक्शन तुम लोगों का। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी तुम बहुत मतलब अच्छे माने जाते थे कि रजत जो कर रहा है वो काम, इसका मतलब अच्छा है, जो भी चीज़ वो कर रहा है, जो कह रहा है, जो पढ़ रहा है वो, कि उन लोगों के सबके दिमाग में एक पिक्चर थी कि रजत जो है वो एक आइडियल पर्सन है जैसे। और हाँ, और क्या क्या शौक, क्या चीज़ें पसंद थी जो हम लोगों को छोटे में करना, मतलब कुछ खाने का या कुछ खेलने का। हाँ, वैसे खेलने में तो हमने यही देखा है ज़्यादातर, हम तुम्हारे लिए बहुत पहले एक डॉल भी खरीद कर लाए थे, तुमने उसको फेंक दिया, खेला ही नहीं। तब तक हम लोग को भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, पता था। फिर उसके बाद से देखा कि कार और गन, ये 2 चीज़ें चाहे 50 की संख्या में हो तो भी कम है। तो उस समय एक हॉट व्हील्स कार का वो चलता था, छोटी छोटी कार्स आती थी, तो
पापा को भी बहुत शौक था लाने का, तो वो उसका बहुत कलेक्शन हो गया था तुम्हारे पास, और गन्स वगैरह का, इन सब का। तो जैसे सब समझ में आया कि बॉयज़ लोग इसी तरह के खिलौने खेलेंगे, अगर हम चाहें कि उनको डॉल ला करके दें तो वो तुम लोग नहीं खेलते थे। और तो बाकी ये जैसे बाहर से पापा लाए थे लेगो वाले तुम लोगों के लिए, वो बनाने का, असेंबल करके बनाने का लाए थे, तो साथ में बैठकर पापा ट्रेन लाए थे, ट्रेन लेगो वाली बहुत अच्छी ट्रेन थी, तो उसको हम लोग ने फिर संभाल कर भी रखा। बाद में पापा कह रहे हैं इसको हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इसी को दिखाएंगे कि देखो। तो कई सारे वो खिलौने तब के वो भी रखे हुए हैं। तो और वैसे तो शाम के टाइम प्लेग्राउंड में तुम लोग खेलते ही थे जा करके, तो मेनली क्रिकेट का था तुम्हारा। लेकिन हाँ, रचित का फुटबॉल के पीछे वो पागल रहता था, बहुत ज़्यादा खेलता था फुटबॉल। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हम लोगों को, जैसे आपने जिस तरह से हम लोगों को पाला वैसे ही क्या ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हम लोग को भी ध्यान में रखनी चाहिए अपने बच्चों के लिए? हमें तो आश्चर्य इस बात का होता है कि जैसे हमने तुम लोग को पाला उससे कहीं अधिक अच्छे तरीके से तुम लोग अपने बच्चों को पाल रहे हो। मतलब प्राउड फील करते हैं कि तुम लोग टचवुड, तुम दोनों, तुम और निधि अपने दोनों बच्चों को इतना अच्छा अटेंशन दे रहे हो, और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट का, उनसे इंटरेक्शन का, कॉन्वर्सेशन का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमें को सजेशन देने की ज़रूरत कभी हुई नहीं। तुम लोग ने कहाँ से ये सब सीखा हम नहीं जानते, लेकिन आई एम 100 मतलब कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि जो तुम अपने बच्चों को सिखा रहे हो, जैसे उनको कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट वे। उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और ऐसे ही अगर आपको रचित और नेहा के लिए भी कुछ बोलना सेम चीज़ हम उनको भी कहेंगे कि अभी तो जब वो टाइम आया नहीं है, जब आएगा तो पहले तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से कर रहे हैं। हो सकता है जैसे तुम लोग कर रहे हो वैसे वो लोग भी करें, क्योंकि पेरेंट्स बनने के बाद आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं कुछ कमी लगेगी तो ज़रूर बोलेंगे उन लोग को भी करने को। रचित थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, दोनों में ये डिफरेंस था। तुम थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट थे कि तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत से थे और आपस में बातचीत, खेलना, घूमना। रचित थोड़ा इंट्रोवर्ट था, वो अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है। और वो मतलब हम कहेंगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। जो ह्यूमन बीइंग, सबसे पहली चीज़ लाइफ में यही है कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पैसा, फेम, नेम, ये सब सेकेंडरी है। इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग तो इसका मतलब सब यू डन योर लाइफ इस तरह से। तो रचित इंट्रोवर्ट था, और हमको याद है जब वो छोटा था तो वो अक्सर चाहता था हम उसके पास बैठें और बहुत टाइम बिताएं, क्योंकि वो हमसे कहता था मम्मी आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे से बात करो। तो हम कहते थे बेटा बस हम ये काम कर लें, बस आ रहे हैं। तो शायद वो चीज़ एक है गिल्ट मन में कि शायद वो टाइम हमने उसको कम दिया। और तुम थोड़े प्रैक्टिकल थे, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऐसे नहीं थे कि कोई चीज़ बहुत मन दिल से लगा लो। ठीक है, नहीं तो हम फ्रेंड्स हमारे हैं, या कभी बाबा के पास चले गए, कभी दादी के पास चले गए, कभी हमारे पास। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। वो बहुत सेंटिमेंटल टाइप का, कभी अटैच हो जाता था किसी से, तो अगर वो चीज़ हटती थी तो वो बहुत बर्स्ट कर जाता था, इस तरह से। फैमिली के टॉपिक पे अगर एक और रिलेशनशिप जो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपके पापा से क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको पॉजिटिव लगी, बहुत सपोर्ट मिला, या फिर आपको अच्छी लगी, और क्या चीज़ें ऐसी थी जो आप चाहते थे कि थोड़ी डिफरेंट हो? पापा के लिए तो जैसे वही है, पापा शायद गुड ह्यूमन बीइंग थे, इसीलिए बच्चों में भी वो ट्रेट आया। बहुत ही सिंपल एक्चुअली पापा जो थे ना, वो दुनिया की चालाकी को उतना समझ नहीं पाते थे, इसीलिए वो बार बार हर्ट भी हुए हैं लाइफ में। चालाकी दुनिया की हम भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई सिखाने वाला नहीं था। शायद पेरेंट्स लोग होते तो ये सिखाते कि हाँ, तो हम लोग सब चीज़ को मतलब बहुत अच्छा मानते थे कि ये हमारे संग जो कर रहा है वो अच्छा बिहेवियर है। हम उसमें कभी ये डाउट नहीं करते थे कि ये सामने से कुछ है, पीछे से कुछ है। सेम चीज़ यही था पापा के में भी कि वो
बिकॉज वो खुद एक सिंपल ह्यूमन बीइंग थे, तो वो सब पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते थे कि हाँ ये जो कर रहा है कह रहा है अच्छा। इस चक्कर में कई बार पापा को धोखा भी हुआ अपने ऑफिस में या अपने प्रोफेशन में। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत केयरिंग थे, बच्चों को भी बहुत ही सपोर्ट किया, हमको भी सपोर्ट किया। तो कुल मिलाकर के आगे की लाइफ बहुत अच्छी गई। शुरू में जो भी परेशानी रही हो, लेकिन आगे की लाइफ टचवुड बहुत अच्छी गई। सब तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना बच्चों से कोई दिक्कत थी, बाद में ना तो पैसे से कोई दिक्कत थी, फैमिली भी थी। तो कहेंगे कि कहीं कुछ नहीं मिला तो कहीं बहुत कुछ मिला भी। अच्छा, अब बात करते हैं, आप थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे, आपके वर्क से रिलेटेड वापस आते हैं। आपने बताया कि आपने कैसे पढ़ाई करी MSc, उसके बाद B.Ed कई सालों बाद वापस किया। थोड़ा अपने वर्क के बारे में बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था इतने सालों के बाद काम स्टार्ट करना, कैसे बैलेंस किया आपने फैमिली की प्रायोरिटी और काम को, और क्या चैलेंजेस आए? जब B.Ed किया उसके बाद जब जॉब अप्लाई करने की बात आई तो हमको लगा कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि मेरी एजुकेशन जो थी वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। तो प्रॉपर कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं मिला, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, ब्रेक हुआ इस तरह से। तो हम पापा से यही बोलते थे कि हम कैसे पढ़ा पाएंगे, हम तो इंग्लिश में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पापा फिर उसी में हमको सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम इंग्लिश में बात नहीं कर पा रही हो तो क्या हुआ, तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारा एजुकेशन है, तुम ट्राई करो। तो थोड़ा इनकरेज किया, तो फिर जगह जगह अप्लाई किया हमने। तो फिर उसमें ये हुआ कि मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें नंबर्स का वो ज़्यादा होता है, आपको कहीं फ्लुएंटली ऐसा कुछ बोलना नहीं है। और वैसे भी मैथ्स मेरा सब्जेक्ट हमको अच्छा था, लगता था। तो मेरे फादर इन लॉ के जब B.Ed हमने कर लिया था, कई स्कूल्स में डाला अपना वो, तो मेरे फादर इन लॉ के एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को महानगर बॉयज़ जो लखनऊ का अच्छा स्कूल है वहाँ पर बोला कि तुम वहाँ जाकर लीव वैकेंसी के लिए प्रिंसिपल से मिल लो। तो हम गए वहाँ पर, 1 महीने की लीव वैकेंसी थी। मैम त्रिपाठी करके थी मैथ्स की टीचर, वो छुट्टी पर गई थी। तो मैं प्रिंसिपल के रूम में गई मिलने के लिए, ब्रदर बेंजामिन हुआ करते थे उसमें प्रिंसिपल। तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने भी पूरा कोशिश करके इंग्लिश में बात करनी शुरू की उनसे कि हाँ माई हस्बैंड वॉज ए स्टूडेंट ऑफ दिस महानगर बॉयज़, माई ब्रदर इन लॉज ऑल्सो स्टडीड हियर। तो बड़े खुश हुए, क्वालिफिकेशन पूछी उन्होंने, ये सब पूछा। तो फिर उन्होंने पूछा कि हु वॉज द प्रिंसिपल एट दैट टाइम व्हेन योर हस्बैंड वॉज डूइंग हाई स्कूल फ्रॉम दिस स्कूल। अच्छा, मेरे को उन प्रिंसिपल का नाम तो पता नहीं था। मैंने भी बड़े जोश में कहा कि ब्रदर बेंजामिन वॉज द प्रिंसिपल, माई हस्बैंड टोल्ड मी दैट ब्रदर बेंजामिन वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट टाइम। तो वो हमसे कहते हैं मैडम आई एम ब्रदर बेंजामिन ओनली। तो उसके बाद मेरे को इतनी जेब लगी, वो हंसने भी लगे, उनको बड़ी मज़ा भी आई इस चीज़ में। और मेरे को भी बड़ा एम्बैरसमेंट फील हुआ कि ये वही प्रिंसिपल हैं जो मेरे हस्बैंड के टाइम में थे, और मैं उनसे मतलब नाम नहीं जानती हूँ उनका। बड़े जोश में मैंने कहा ब्रदर बेंजामिन वॉज द प्रिंसिपल एट दैट टाइम। तो जब उन्होंने कहा मैम आई एम ब्रदर बेंजामिन ओनली, खैर उन्होंने तुरंत ही नेक्स्ट टाइम उनको अगले दिन से आने को बोल दिया। तो कई बार लीव वैकेंसी पे गए, फिर क्लियर वैकेंसी मिल गई बाद में मेरे, उन्होंने अपॉइंट किया वो प्राइमरी सेक्शन में। उसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। एक्चुअली जब तुम्हारे एडमिशन की बात आई तो हमने बहुत मेहनत की तुमको पढ़ाने में। कई लोगों से पूछा कि कैसे बच्चे को प्रिपेयर कराएं क्लास 1 के लिए, तो फिर सबने सजेशन दिया। कईयों के घर भी गए पूछने, टीचर्स जो थी, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई थी उन्होंने, एक थी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि तुम बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना सिखाओ, क्योंकि बच्चे को अगर यही नहीं पता है कि उसको क्या करना है। अब मान लो उसमें लिखा है कि सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब बच्चा अगर यही नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या करना है तो वो कैसे सॉल्व करेगा। तो मेन है कि तुम उसको हेडिंग बताओ और तब उसको सॉल्व कराओ। तो हम क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाते थे, इस तरह से करके तैयार करवाते थे तुमको, और जब दिलाया टेस्ट तो हो गया तुम्हारा तुरंत। उसके 3 साल बाद फिर रचित का टाइम आया। तो
पता नहीं कैसे हमने ये एज्यूम कर लिया, हम अपनी गलती बता रहे हैं कि इसको तो ये आता ही है। तो उस तरह की प्रिपरेशन मैंने सेकेंड टाइम में वैसे नहीं कराई, हल्का फुल्का कराया उसको भी, लेकिन बहुत डीपली नहीं कराया। ये एज्यूम कर लिया कि इसको ये आता है। अब रिजल्ट आया, उनका नाम ही नहीं कहीं, और कहीं हमने अप्लाई भी नहीं किया था हम लोगों ने। अब हम लोग के तो बिल्कुल होश उड़ गए कि अरे इसका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, अब क्या करें। फिर गए बाद में प्रिंसिपल से मिलने, उन्होंने मना कर दिया साफ, वैकेंसी नहीं है। फिर 10 दिन बाद गए, फिर मना कर दिया कोई वैकेंसी नहीं, जुलाई में आइएगा। फिर जुलाई में गए, फिर उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं। फिर तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग में उसी स्कूल में गए तो एक चौधरी मैम हम लोग क्या होती थी, वो कहने लगी कि प्रिंसिपल कहेगा कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन तुम लोग आते रहना, तुम पीछा मत छोड़ना। क्योंकि रजत के तुम्हारे लिए उनके मन में बहुत अच्छा वो था कि बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड और वेरी स्टूडियस चाइल्ड, तो इसका भाई भी ज़रूर इसी की तरह होगा, तो उसको तो हमें अपने स्कूल में लेना ही लेना है। तो उन्होंने कहा तुम लोग आते रहना। तो हम लोग आते थे, तो जो दीदी खड़ी होती थी रूम के बाहर प्रिंसिपल के, उनके भी बड़े अपने रुतबे थे बहुत, वो भी अपने आप को प्रिंसिपल से कम नहीं समझती थी। हैं क्या बात है, किससे मिलना है? ब्रदर से मिलना है। ब्रदर खाली नहीं है, जाइए। 2-3 बार उसने लौटा दिया, हमने कहा तो प्रिंसिपल से मिलने ही नहीं देती है। वो पूछती थी किस लिए मिलना, हम कहते थे एडमिशन के लिए, वो भगा देती थी हमको। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, अगली बार हम गए तो पूछी हैं किस लिए आए हैं, हमने कहा बड़े वाले बेटे के लिए बात करनी है। हाँ बैठिए मैम, अभी बुला रहे हैं। फिर गए अंदर प्रिंसिपल के पास, उन्होंने कहा मैंने कह दिया वैकेंसी नहीं है। लेकिन वो हार गए आखिर, जब हमारी दौड़ लगती रही। उन्होंने पूछा आप क्यों एडमिशन कराना चाहती हैं अपने छोटे बेटे का यहाँ पर? हमने कहा बड़ा वाला बेटा यहीं पढ़ता है, एक अच्छा स्कूल है, हम चाह रहे हैं छोटा भी पढ़े। कहते हैं आप बड़े को निकाल लीजिए, अगर दोनों को आप एक ही स्कूल में चाहती हैं तो आप बड़े को भी निकाल लीजिए। मतलब इंसल्ट कराते थे, फिर भी हम लोग लगे हुए थे। तो फाइनली उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा लाइए, हम ये टेस्ट पेपर दे रहे हैं, बच्चे से करवाइए, आप बच्चे को लेकर आइएगा। फिर उन्होंने टेस्ट पेपर में किया, ऐसे ऐसे टिक किया, उन्होंने कहा ठीक है कल से भेज दीजिए बच्चे को स्कूल। बाद में वही प्रिंसिपल मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। कैसे बने? छोटा बेटा आने लग गया, 1 महीने बाद उन्होंने छोटे बेटे से कहा अपनी मम्मी को बुला लाना, वैकेंसी है यहाँ पर टीचर की। तो वो आया रचित, बोला मम्मी ब्रदर ने बुलाया है। हमको लगा पता नहीं कोई शिकायत वकायत की, किस लिए बुलाया। तो हमने कहा क्यों बुलाया? कि पता नहीं ब्रदर ने कहा है मम्मा को बुला के लाना कल। नेक्स्ट डे हम गए, क्योंकि छोटा वाला थोड़ा शैतान था, वो चंचल ज़्यादा था, तो मेरे को डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कोई शिकायत मिल ली है उसकी। तो अगले दिन गए तो उन्होंने कहा मैडम एक हमारे लिए वैकेंसी है, आप मैथ्स अगर कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक कर आ जाएंगे। आपने बताया कि काफ़ी टाइम तक मतलब जॉब के साथ फैमिली बैलेंस कैसे करा आपने, कैसे इतने टाइम तक? हाँ ये भी बहुत हेक्टिक टाइम था। रात में जब सोते थे तो सोच के सोते थे कि मेरे को सुबह क्या सब्ज़ी बनानी है या क्या क्या चीज़ बनानी है, नाश्ते में क्या बनाना है। और 5 बजे का अलार्म या 4:45 का अलार्म, डिपेंड ऑन कि हमें सब्ज़ी अगर कोई थोड़ी मेहनत वाली बनानी है तो अलार्म 15 मिनट और पीछे कर देते थे। तो 4:45 उठ के बिल्कुल मशीन की तरह चालू हो जाते थे, जैसे सुबह उठ के कुछ सोचने का ना रहे। इन लॉज भी साथ में थे, फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे। तो बस सुबह उठ के दोनों तरफ जैसे भी वो अपना करते थे, टिफ़िन भी बनाना होता था दोनों बच्चों का, हस्बैंड भी टिफ़िन ले जाते थे, उनका भी टिफ़िन, अपना भी 4-4 टिफ़िन बनते थे। खैर भागम भाग जरूर रहती थी। उसके बाद फिर स्कूल में पहुंचना, वहाँ का पूरा वो, तो शाम को फिर आकर के हम दोपहर में आराम ज़रूर करते थे। तो इसके लिए हम बच्चों को थोड़ा सा दबा के सुला ज़रूर लेते थे कि उनके बहाने ज़रा हम भी थोड़ा रेस्ट करें। कई बार बच्चे तुम लोग नहीं सोना चाहते थे, मैं ज़बरदस्ती दबा देती थी कि थोड़ा सा रो लेंगे ना तो सो जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कि जितनी देर हम सोएं ज़रा हम पीसफुली सोएं। ऐसा ना हो पीछे से बच्चा जाए, कहीं कुछ घर खोल के निकल जाए, दरवाज़ा खोल के चला जाए, या कहीं चोट लगा ले, कुछ करा ले। फिर शाम को उठते ही इन लॉज इतने सोशल थे कि आना जाना इतना लोगों का होता था, तो आपको वो भी पूरा अटेंड करना है। और उस समय ये दालमोट बिस्किट वाला नाश्ता नहीं चलता था। हमारे फादर इन लॉ को शौक़ था कि कोई भी हमारे घर आए तो उसको आप कुछ गर्म नाश्ता बना कर खिलाओ। दालमोट बिस्किट तो साथ की चीज़ें हैं। तो मदर इन लॉ भी करती थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब मेरे को ही होता, तो वो भी करती थी।
लेकिन बहुत ही गर्मजोशी से वो अपने गेस्ट का स्वागत करते थे। जैसे जो भी हमारे घर आया है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और वो लोग भी बराबर जाते थे सब जगह। तो वो टाइम मेरा काफ़ी हेक्टिक रहा, लेकिन एनर्जेटिक भी थे, एज भी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बाद में थोड़ा थकने ज़्यादा लगे थे, लेकिन हाँ निकल गया, अच्छा निकल गया, बहुत तेज़ी में निकल गया। आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक पे कि आपको क्या सीख मिली, आपको क्या लेसन थे जो आपने घर से बाहर जाके काम करना जब किया, तो आपने क्या बदलाव किया? हाँ, एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया। घर में रह करके शायद हम उतने कॉन्फिडेंट ना हो पाते, कुछ लगा कि हाँ हम भी कुछ हैं। सवाल पैसे का नहीं होता है, ये होता है कि हाँ बच्चों में भी एक बड़ी अच्छी इमेज हमारी रही है, और इंग्लिश स्पीकिंग भी नेचुरली थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, काफ़ी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों के संग ये इंस्ट्रक्शंस थे कि टीचर को इंग्लिश में ही बात करनी है, तो उससे अपना भी इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत कुछ सीखा। और हमने तो यही देखा अपने उसमें कि आप जितना बच्चों को प्यार दो, आप थोड़ा सा प्यार दो, बच्चे आपको दुगना प्यार देंगे। तो बस ये चीज़ बहुत ही रियलिश की हमने कि बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते थे हमको, तो उससे भी बहुत अच्छा लगा, अच्छी फील आई, एक पॉजिटिव फील आई